गुड मॉर्निंग। आज क्या है? वेंसडे आज शायद। हाँ, वेंसडे। आज वेंसडे मॉर्निंग है। और ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 12 में बताया जा रहा था, हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया ना, हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया। प्लेन मिरर के बारे में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। प्लेन मिरर में अभी तक मैंने क्या क्या आपको बता दिया कि प्लेन मिरर अगर है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, मैंने ये समझा दिया। फिर प्लेन मिरर में और क्या बता दिया था? हाँ, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब कहाँ से आप ऑब्जेक्ट को, इमेज का बनना जो है वो लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज कहाँ से दिखेगा वो लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको वो इससे पहले वाले क्लास में वो रोटेशन वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि अगर ऐसा प्लेन मिरर है, सॉरी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर टिल्ट कर देते हैं तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से टिल्ट किया है तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा से शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ हमने क्या किया था, इसे पहले वाले दिन में बात किया था। बेसिकली मिरर्स प्लेन मिरर के बारे में ही बात कर रहे थे। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ व्यू कैसे फाइंड आउट करना है, यही सब बताया था। और क्या बताया था भाई साहब, और कुछ बताया है क्या? हाँ, एंगल ऑफ डिविएशन, इससे पहले वाले क्लास में एंगल ऑफ डिविएशन बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था पोजीशन ऑफ मिरर एंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज क्या करते हैं, आज नया टॉपिक भाई प्लेन मिरर ही है। प्लेन मिरर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लेन मिरर को थोड़ा डिटेल से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो स्फेरिकल मिरर और ये सब होगा ना, वो आपने थोड़ा बहुत शायद पढ़ा है। प्लेन मिरर नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में इतना। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर का नेक्स्ट टॉपिक। प्लेन मिरर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो प्लेन मिरर का नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इमेज। बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में। वेलोसिटी ऑफ इमेज, अभी तक हमने जितनी भी कहानियां देखी ना, उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ऑब्जेक्ट भाग नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, भगाना स्टार्ट कर देंगे, या मिरर को भगाना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज का क्या स्पीड होगा ये अपने को जानना है। तो मान लेते हैं, फिर बहुत सारे डायग्राम होंगे, डायग्राम भर भर के इस चैप्टर में अच्छे से डायग्राम आपको बनाना है। मान लेते हैं ये एक मिरर है, हमारे पास एक ऐसा मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने हमने रख दिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर की तरफ भाग रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर के तरफ भाग रहा है, तो इसका जो इमेज होगा वो कितने स्पीड से भागेगा? तो बहुत ही नॉर्मल सा आंसर होगा। तुम जानते हो कि जितना सेपरेशन यहाँ से यहाँ का किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है, उतना ही सेपरेशन यहाँ से मिरर से इमेज का होना है। मतलब u का लेंथ और v का लेंथ हमेशा सेम होना है। अगर हमेशा सेम होना है, इसका मतलब, अब ये स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ गया। तो 1 सेकंड में 4 अगर ये आगे बढ़ा, तो 1 सेकंड में इसको भी 4 इधर मिरर की तरफ बढ़ना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो इमेज है वो भी 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये जो इमेज है वो भी 4 मीटर पर सेकंड के तरफ से मिरर के तरफ भागेगा। ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, अब ये हो गया बहुत ही आसान सा केस, जब हमारा मिरर जो है वो क्या था, स्टेशनरी था। मिरर अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ मिरर इज स्टेशनरी, इफ मिरर इज स्टेशनरी, if mirror is stationary, then स्पीड लिख लेते हैं, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। then speed of image then speed of image is same as speed of object, speed of object। ठीक है, मिरर का जो स्पीड है, अगर मिरर स्टेशनरी है, रुका हुआ मिरर है, तो जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट भागेगा मिरर की तरफ, उतने ही स्पीड से इमेज भी भागेगा मिरर की तरफ। अगर ये उल्टा होता, तो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से दूर भाग रहा होता, तो ये भी क्या करता है, 4 मीटर पर सेकंड से दूर भाग रहा होता। अब स्क्रीन पॉज करके ये केस 1 को नोट कर लेते हैं। अब एक्चुअल में कहानी को वो क्या करते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, केस 2 देखते हैं। इसमें केस 2 क्या हो जाएगा कि मान लो अगर ये मिरर जो है वो
भी भाग रहा है। जैसे ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड अपने को पता है vo का बताया गया है, और ये जो मिरर है ना, ये मिरर भी क्या कर रहा है, इस तरफ कहीं पर मूव कर रहा है। मतलब मिरर भी अब स्टेशनरी नहीं है, मिरर भी भाग रहा है और ऑब्जेक्ट तो भाग ही रहा था। अब अपने से पूछा गया कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड आउट करके बताओ। तो अगर आप देखोगे तो रुके हुए मिरर के लिए जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भागता है उतने ही स्पीड से इमेज भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो मिरर की तरफ भागना चाहिए। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड करूं, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, वेक्टर में लिख रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं मतलब ये वेक्टर है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऐसा बोल सकते हैं क्या? कैसे बोल सकते हैं सर? क्योंकि अभी हमने देखा था विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मिरर को हमने रोक के देखा है। तो रुके हुए मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा और इमेज का जो स्पीड होगा, दोनों का वैल्यू एक जैसा है, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं अगर, तो एक में अगर प्लस रखा है तो दूसरे में माइनस रखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं ना, रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बोल सकते हैं ऐसा। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपने को इमेज का वेलोसिटी फाइंड करना है क्योंकि बाकी सब गिवन होगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले टर्म को इधर भेज दो, मिरर वाले टर्म को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है जो अपने को क्या करना है, याद रख लेना है। या तो आप ये कंसेप्ट यूज करो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं इसमें, इस कंसेप्ट में अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मान लो ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ये क्या कर रहा है, मिरर इस तरफ भाग रहा है, मिरर जो है वो इस तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ऑब्जेक्ट जो है वो उधर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज या व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर स्पीड पूछा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर वेलोसिटी पूछा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे, अगर स्पीड पूछा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे। अब ध्यान से देखिए, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर क्या है, सब कुछ एक लाइन पर चल रहा है, अगर सब कुछ एक लाइन पर चल रहा है तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा क्या? वेक्टर को इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस माइनस से कर देते हैं ऐसे, तो vi नहीं पता, प्लस रहने देते हैं, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर नेगेटिव के साइड में भाग रहा है, मतलब यहाँ पर -10 लिखेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में भाग रहा था तो +4, ये हो जाएगा -20 -4, इसका मतलब -24 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इमेज है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ भाग रहा था 24 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछेगा तो आप ये बोल दोगे, अच्छा मिरर के रिस्पेक्ट में कितना होगा? अगर मिरर के रिस्पेक्ट में जानना है तो मिरर को रोकना पड़ेगा, तो मिरर अगर 10 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा था, मिरर को रोकने के लिए 10 मीटर पर सेकंड इधर ऐड कर दोगे, रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट यही बोलता है। अगर 10 इसमें ऐड किया है तो 10 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर 24 इधर 10 इधर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये 14 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है, और इसमें अगर देखोगे ना तो ऑब्जेक्ट भी 14 मीटर पर सेकंड से ही अप्रोच कर रहा होगा मिरर को विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन कराया जाए, अच्छा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मैकेनिक्स मिला देंगे और क्या। एक मिरर है ऐसा, ठीक है, और ये मिरर नहीं है, थोड़ा अच्छा कर देते हैं क्वेश्चन को। ये मेरा इंक्लाइन है, मतलब ये वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन से जो मिरर है ना, मिरर जो है वो वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल पर है ऐसे,
कितने एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर है, इस तरह से। और एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मिरर को अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज का वेलोसिटी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो मिरर है स्टेशनरी, मैं चाहूँ तो मिरर को भी चला देता हूँ, मान लो क्वेश्चन को टफ बना देते हैं, इसको मिरर को भी चला देते हैं। मिरर जो है, मिरर भी क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चल रहा है। इसी क्वेश्चन में मिरर को ही भगा देते हैं। मिरर जो है वो क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर भाग रहा है। अब अपने को इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा याद रखना कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सब वेक्टर में, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए वैलिड है, परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए। अलोंग द मिरर ये सब कुछ काम नहीं करेगा, अलोंग द मिरर के लिए नहीं है। जैसे क्या है, मान लो एक सिंपल सा कंसेप्ट देख लो, एक ऐसा मिरर है हमारे पास, एक ऐसा मिरर है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ऊपर चल रहा है, अगर आपसे कोई इमेज का स्पीड पूछेगा तो देखो जितना डिस्टेंस यहाँ से अभी भी है, बाद में भी उतना ही डिस्टेंस रहना है ना। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चल रहा है तो इसको चलने दो 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चल रहा है तो इमेज भी इस केस में क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चलेगा। क्यों ऐसा चल रहा है सर? क्योंकि अपन जो बोलते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इमेज का या ऑब्जेक्ट और इमेज का जो मिरर से परपेंडिकुलर गैप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमेशा ये याद रखेंगे कि जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर है वही चेंज हो सकता है या उसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी इमेज का कंपोनेंट वेलोसिटी, जो भी इमेज वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होगा वो कभी फाइंड नहीं करना, वो जो ऑब्जेक्ट का है वही होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। मिरर चले ना चले, रुके बैठे, कुछ भी हो। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या करना, आपको रिजॉल्व करना है वेलोसिटीज को। वेलोसिटी का आप एक कंपोनेंट फाइंड करोगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, एंड यू हैव टू फाइंड अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मिरर या पैरेलल टू मिरर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, एक तो मेरे को पैरेलल मिरर के चाहिए, तो मैं ऐसा एक्सेस बना देता हूँ। इसमें पहले अपन बना लेते हैं एक्सेस। ये पैरेलल लग रहा है मेरे को, ठीक है, आपको भी लग रहा होगा पैरेलल। डॉटेड डॉटेड से दिखा देंगे तो एक्सेस बन जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल 37 डिग्रीज का है, अगर ये एंगल 37 डिग्रीज का है तो हाँ देखते हैं, इस वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, जो डॉटेड डॉटेड येलो है वो वाइट मिरर पे परपेंडिकुलर है, और ये वाले लाइन पर ये जो 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, व्हाइट वाले डॉटेड पर परपेंडिकुलर है। मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होगा। ये इस पे परपेंडिकुलर जा रहा था और ये इस पे परपेंडिकुलर जा रहा था। ठीक है, तो सॉरी, ये एंगल अगर 37 है, इस वाले लाइन पर सॉलिड व्हाइट पर डॉटेड येलो परपेंडिकुलर है, और डॉटेड व्हाइट पर सॉलिड व्हाइट जो है वो परपेंडिकुलर। तो अगर इनके बीच में 37 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब अगर मैं रिजॉल्व कर दूं ना, अगर मैं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करूं तो 10 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और इसी 10 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, इस वाले कंपोनेंट का नाम कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 10 cos 37 जो मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये हो जाएगा 10 sin 37 जो मिरर के पैरेलल है। मिरर के पैरेलल वाला तो अपने काम का है ही नहीं, मिरर के पैरेलल वाला कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, फिर से अगर ये एंगल 37 का है तो ये एंगल भी 37 हो गया ना, करस्पॉन्डिंग पेयर्स।
अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो 20 का एक कंपोनेंट अपने को इस तरफ मिल जाएगा और 20 का एक कंपोनेंट अपने को इस तरफ मिल जाएगा। ये हो जाएगा 20 cos 37 जो अपने कोई काम का नहीं है, और इधर हो जाएगा 20 sin 37। बात समझ में आ रहा है? अब देखो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ, अपने को क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी, मिरर का जो भी स्पीड है पैरेलल टू मिरर, मतलब ये जो कंपोनेंट 20 cos 37, मैं क्यों आ रहा हूं उठ के, ये जो 20 cos 37 है ना, ये कोई काम का नहीं, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रहा है? 20 cos 37 नहीं भी होता तभी कोई नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, इमेज के वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर होगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरेलल टू मिरर जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा, कितना आ रहा है, 10 sin 37। ये तो लिख दिया हमने 10 sin 37। अपने को जो भी फाइट करना है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढने के लिए करना है, और उसके लिए फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, इमेज का वेलोसिटी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो vi लिख दिया, प्लस माइनस से काम चल जाएगा। ठीक है, देखो ये नेगेटिव के साइड में मूव कर रहा है, और मिरर जो है वो, सॉरी ये जो है वो क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता तो ये x के पॉजिटिव की तरफ है और वो क्या है, x के नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 20 sin 37, फॉर्मूले का माइनस, फिर यहां पर हो जाएगा 10 cos 37। मैंने इसके अलावा मान लिया था x एक्सिस, और ये मैंने मान लिया y एक्सिस। ठीक है, तो ये 10 cos 37 x के पॉजिटिव के अलाउंग है, और 20 sin 37 जो है वो क्या है, x के नेगेटिव के अलाउंग है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो x कंपोनेंट, ये यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट आ रहा है, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2, मतलब ये 40 sin 37 कितना होता है, तो sin 37 होता है 3/5। 3/5 माइनस 10 cos 37 इज 4/5। ये एक हो गया, ये हो गया 8 इंटू 3 इज 24, और ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 24 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 32 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो कंपोनेंट है माइनस आ रहा है, मतलब उधर भेज दो, तो ये हो गया 32 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहो तो इसका स्पीड भी निकाल सकते हो। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 10 sin 37। 10 sin 37 का वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो sin 37 कितना होता है, sin 37 है 3/5, तो 3/5 जब पुट करोगे तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये इमेज का स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, बहुत ही आसान है। कंसेप्ट आपको याद क्या रखना है कि पैरेलल कंपोनेंट जो भी होगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का, वही इमेज का वेलोसिटी होगा। मिरर चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढने के लिए फाइंड आउट करते हैं। मतलब मिरर का, ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर टू मिरर कंपोनेंट है वही चेंज होगा, उसी को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। बात समझ में आया? तो ये मैंने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अब इसमें आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। ये हो गया पहला कंसेप्ट आज के दिन का। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स व्हेन दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा कुछ ना तुमने देखा होगा जब सैलून में जाते हो, या सैलॉन, मतलब अगर कोई अच्छा इंग्लिश वाला होगा बोलेगा सैलॉन में, या जहाँ पे भी आप जाते होगे, गंगू नाई के पास जाते होगे, पेड़ के पास में, नहीं पेड़ के पास वाले में के पास नहीं होगा, सैलॉन में अगर जाते होगे तो वहां पे देखना कि पैरेलल मिरर्स लगा के रखते हैं वो लोग। मतलब एक मिरर इधर एक मिरर इधर, और तुमको लगता है कि मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, तुम्हारे सिर के आगे का, तुम्हारे सिर का पीछे का, हर जगह के इमेजेस बन रहे हैं। ठीक है, अब जब भी दो प्लेन पैरेलल मिरर्स, ये शायद तुमने कभी सुना भी होगा कि दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रख दिया जाए तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बन के आता है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आता है। अब उसके बारे में ही स्टडी करते हैं कि इनफिनाइट कैसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक एक करके सारे रे डायग्राम को ट्रेस करेंगे। अब तुम धीरे धीरे रे डायग्राम देखना, मैं धीरे धीरे प्लॉट करूंगा। रे डायग्राम बनाने एकदम जरूरी सीखना, आराम से सीखना। ठीक है, हड़बड़ाना मत। मान लो मेरे पास दो मिरर है, मिरर 1 और ये मिरर 2। पहले मैं मिरर 1 से बात करता हूँ। ठीक है, तो मिरर 1 है, ठीक है, ये कलर यूज करते हैं।
हाँ, अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या होगा, रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगे सर, तो इस डायरेक्शन में कुछ रेज निकले ऐसे। अब ये जो रे इसमें यहां पर निकला है, ये रे क्या होगा, जितने एंगल पर आया था उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल। जितने एंगल पर रे आया था उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल। फिर यहां पर जितने एंगल पर गिरा होगा वापस से उतने ही एंगल पर फिर से रिफ्लेक्ट होगा, हाँ सर बिल्कुल। फिर यहां पर जैसा आएगा फिर से रिफ्लेक्ट होगा। अब ऐसा नहीं कि सर ये सिर्फ एक रे ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे रेज होंगे, नहीं भी तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रेज हैं जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं। मैंने उसमें से कुछ रे आपको बना के दिखा दिया, फिर से ये यहां पर आया तो रिफ्लेक्शन हुआ एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मैं एरो भी बना देता हूं। ऐसे गया, टकरा के ऐसे आया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया एंड सो ऑन। ठीक है, अभी देखो, जब पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट पर, जब पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ इस पॉइंट पर, प्लेन मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इस प्लेन मिरर के कारण, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के कारण यहां पर एक इमेज फॉर्म होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल। अब इसको दिखाएंगे डॉटेड से, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं है, हमने पीछे प्रोड्यूस किया तब जाके इंटरसेक्शन हुआ। मतलब ये मिरर वन के कारण क्या हुआ, मिरर वन के कारण यहां पर एक इमेज बना I1। बात समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे ही I1 नाम दे दिया कि I1 एक इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, अच्छा, अभी ध्यान से देखना, ये जो I1 इमेज फॉर्म हुआ है, ये जो I1 इमेज फॉर्म हुआ है, अगर ये M1 मिरर नहीं होता तो I1 से जैसे रेज निकल के M2 पर गिरते, I1 अगर I1 के प्लेस में अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट रख देते तो ऑब्जेक्ट से रेज निकल के M2 पर गिरते ना। अब अगर M2 पर ये रेज गिरते हैं, मतलब फॉर दिस I1 ये जो मिरर है, या ये जो मिरर है M2 के लिए, ये I1 एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है क्या? सर नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, जो 1 सेंटीमीटर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकला, लाखों करोड़ों रेज हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक रे को स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, मैंने एक रे का डायग्राम बनाने की कोशिश की, ये पहला जो रे गया यहां पर टकराया, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर अगर होगा तो एक इमेज का फॉर्मेशन हुआ I1। अब अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये M1 मिरर नहीं होता और I1 के प्लेस में तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा होता, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकल के ऐसे M2 पर गिरते क्या? बिल्कुल। मतलब ये जो I1 है, ये जो I1 इमेज है, I1 किसका इमेज है? M1 मिरर का पहला इमेज है क्या? जो फर्स्ट वाला मिरर है उसका पहला इमेज है ना, I11 बोल सकते हैं। तो ये जो I11 आया मेरे पास, पहले वाले मिरर का फर्स्ट इमेज, वो क्या कर रहा है, M2 के लिए, M2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है क्या? हाँ सर। अगर ये M2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, M2 के लिए अगर एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है और यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, अगर यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर से एक इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या? बिल्कुल। तो यहां पर एक इमेज फॉर्म हुआ। अब ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो सेकंड वाले मिरर के फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं I2। अब कौन सा मिरर है मैं उसको नहीं मेंशन कर रहा, मतलब कौन सा इमेज है, फर्स्ट है सेकंड है क्या है, मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो I2 यहां पर मैंने लिखा है वो सेकंड वाले मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फॉर्म हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये जो रे था यहां से टकराने के बाद फिर से यहां पर गया, अब I2 जो है, ये जो I2 जो यहां पर इमेज बन रहा है, वो फिर से M1 वाले के लिए, M1 वाले के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा क्या? फिर से इसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड से, इसको दिखाएंगे डॉटेड से, क्योंकि एक्चुअल में तो था नहीं। अब I2 जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो I2 क्या कर रहा है, I2 जो है वो बिहेव कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1। फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर से इमेज बनेगा, यहाँ कहीं पे जाके वो इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ कहीं पे जाके फिर से इमेज बनने वाला है क्या? और ये चलता रहेगा, ये जो है ये चलता रहेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज आ गया क्या? हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास एक टाइप का रे जो इस साइड में गया था, मैंने वो रे को ट्रेस करना स्टार्ट किया जो ऑब्जेक्ट से राइट है ना, हाँ ऑब्जेक्ट से राइट में जाना स्टार्ट किया। मैं सेकंड टाइप के रे को ट्रेस करना स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट वाले को, यहां पे गया। आजकल ना मैसेज कॉल चैट वैट बहुत होते हैं यार, पता नहीं इतना मैसेज कौन करते हैं मेरे को। मेरी भी ना मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, लोग बहुत कॉल मैसेज चैट वैट खूब करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर ये गया, ये गया,
ये गया एंड सो ऑन। अब रे डायग्राम ना एक एक करके नहीं समझोगे तो फिर बाद में बहुत कोई बीच से देखना स्टार्ट करो, ये क्या बनाया सर, ये कौन सा डायग्राम बना रहे हो, चूहे को पकड़ने का जाल बनाया क्या आपने, ऐसा लगेगा उसको। हाँ, यहां पर देखो, ये ऑब्जेक्ट था, यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ क्या, अब जैसे ही यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर एक इमेज फॉर्म होगा ऐसा। जितना दूरी ऑब्जेक्ट से मिरर का है उतना ही दूरी इमेज का भी रहेगा। तो यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास इमेज फॉर्म हुआ। अच्छा, ये सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज बना क्या, बिल्कुल सर, सेकंड वाले मिरर का पहला इमेज बना। अब ध्यान से देखना, ये जो सेकंड वाले मिरर का पहला इमेज है, सेकंड वाले मिरर का पहला इमेज जो है वो इस M1 के लिए क्या कर रहा है, M1 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है क्या। अगर M1 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा तो यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो यहां कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा ना। अगर ये यहां कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज है क्या, आपने उससे पहले लिख दिया था, ये मेरे को पता नहीं था उस समय लिख दिया। अगर ये फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज है तो ये फर्स्ट वाले मिरर का थर्ड इमेज होता क्या, जो यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होता। बात समझ में आ रहा है, पहले मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, मैंने इसको I12 लिख दिया था, लेकिन मैंने ये देखा कि सेकंड वाले मिरर का जो फर्स्ट इमेज है, ये सब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे, सेकंड वाले मिरर का जो फर्स्ट इमेज है वो फर्स्ट वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण है क्या, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज फर्स्ट वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण है। हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी देखो, यहां पे हमने ट्रेस किया तो हमने एक इमेज देखा, फिर से जब देखो, जब ये यहां से जाके यहां पर जाएगा तो फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर से जब आप रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस कर दोगे तो फिर से एक इमेज फॉर्म हुआ क्या। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज जो है वो सेकंड वाले मिरर के थर्ड इमेज का कारण है क्या। हाँ सर, तो ये चलता रहेगा क्या, इसका इमेज ये सेकंड वाले मिरर का जो इमेज है, सेकंड वाले मिरर का जो पहला इमेज है वो फर्स्ट वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण है क्या, बिल्कुल सर। फिर सेकंड वाला इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर ये थर्ड वाला इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर का कारण है क्या। सर ना सब कचरा कर रहे हो सर, सबसे कंफ्यूजन हो रहा है, एकदम ध्यान से देखो, अब ना एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि इस तरह से अपने को फाइंड करना है। अच्छा, ये डिस्टेंसेस में फाइंड करना सिखा दूंगा, डिस्टेंसेस का टेंशन मत लो। जैसे देखो, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट वाले मिरर के कारण फर्स्ट इमेज, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वहां से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज अगर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए था, बिल्कुल सर। अभी देखो, जो फर्स्ट वाला इमेज है सेकंड मिरर के लिए, फर्स्ट वाला जो इमेज है सेकंड मिरर के लिए वो फर्स्ट वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण है। अब देखो, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाले मिरर के लिए I21 एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां का अगर आप देखोगे लेंथ, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 हो गया क्या, मतलब यहां से यहां ये दूरी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं एक ट्रिक बता दूंगा कैसे लिखते हैं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे भी समझ सकते हो, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब ये I12 जो है मतलब फर्स्ट वाले मिरर का जो सेकंड इमेज है वो सेकंड वाले मिरर का 1-2, ये जो 1-2 था, हाँ, सेकंड वाले मिरर का थर्ड इमेज का कारण है क्या। अब देखो, यहां से ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है वो 5 है, मिरर से अगर आप ऑब्जेक्ट का दूरी देखोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों का दूरी अगर आप देखोगे तो यहां से यहाँ 5 और ये 8, मतलब यहां से यहाँ ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा क्या,
और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अब बोलोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये तो सर चलो अगर समझ में आ भी गया तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे सर, एग्जाम में ऐसा टाइम लेके बनाते रहेंगे क्या? नहीं, एग्जाम में करने का एक आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? देखो, पहले वाले ऑब्जेक्ट का पहला इमेज बना 1 सेंटीमीटर पे, फिर पहले वाले मिरर का जो सेकंड इमेज बन रहा है, जो सेकंड इमेज बन रहा है वो क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर में 3 जोड़ने से बन रहा है क्या? हाँ या ना? 2 सेंटीमीटर में 3 जोड़ दो, फिर देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। यहाँ पे लिख दो मिरर 1, यहाँ पे लिख दो मिरर 2। मिरर 1 का पहला इमेज कहां पर बना था? तो 1 सेंटीमीटर पर। मिरर 2 का पहला इमेज कहां पर बन रहा है? तो 2 सेंटीमीटर पर। अब इसमें क्या करना है, आप डायगोनल में ऐड करना स्टार्ट कर दो दोनों मिरर्स के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर। जैसे 2 और 1 3 सेंटीमीटर, तो 2 में 3 ऐड करो 5 सेंटीमीटर, 1 में 3 ऐड करो 4 सेंटीमीटर, 4 में 3 ऐड करो 7 सेंटीमीटर, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 सेंटीमीटर। देखो वैल्यूज आते दिख रहे होंगे, 8 सेंटीमीटर। सेकंड वाले मिरर का जो थर्ड इमेज था वो 8 सेंटीमीटर पीछे था। फर्स्ट वाले मिरर का जो सेकंड इमेज है वो 5 सेंटीमीटर पीछे था। अब तुम इस तरह से ऐड करते जाना, तुमको वैल्यूज मिलते जाएंगे। बात समझ में आया है क्या? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे उसका पोजीशन लिखते हैं। बहुत ही आसान है। पहले तो रे डायग्राम समझना, स्क्रीन को पॉज कर करके धीरे देख, धीरे कर करके बार बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि पहले तो ये मिरर इस तरह से है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, इसका एक रिफ्लेक्शन इधर कराया, एक रिफ्लेक्शन इधर करा दिया, तो पहले पहले रिफ्लेक्शन से हमने एक एक इमेज बना दिया। अब पहले मिरर का जो सेकंड इमेज है ना, पहले मिरर का जो सेकंड इमेज है, या ऐसा बोलते हैं कि दूसरे वाले मिरर का फर्स्ट इमेज, दूसरे वाले मिरर का फर्स्ट इमेज पहले वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण है। बार बार आपको ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखो, सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज पहले वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण है। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो ये I12 जो है, ये I12 जो है वो एक्चुअल में I23 का कारण हो गया क्या? तो हम क्या बोलेंगे कि पहले वाले मिरर का सेकंड इमेज, पहले वाले मिरर का सेकंड इमेज इज द कॉज फॉर सेकंड वाले मिरर का थर्ड इमेज। तो इस तरह से चलता जाएगा और इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज बनते रहेंगे। अब अगर आपको बोलूं कि इसमें क्वेश्चन करना है और मैं आपको एक लेंथ बता दूं, हट जा भाई, बताओ हट जा, बताओ, हट ही नहीं रहता हूं। हाँ, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा अब लेंथ कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, इनफिनाइट होने चाहिए मिरर्स, ऐसा ऐसा, दोनों के बीच में जो गैप है वो 6 सेंटीमीटर का है, और ये बोल रहे हैं कि यहां से यहां 4 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां कितना है, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, या ये 5 मान लो और ये 1 मान लो, तो m1 लिख लो, m2 लिख लो। अब m2 का पहला इमेज, अगर ये m2 है और ये m1 है, m1 का पहला इमेज तो 1 सेंटीमीटर पीछे हो गया, m2 का पहला इमेज 5 सेंटीमीटर पीछे हो जाएगा। अब डायगोनल में 6 6 ऐड करना स्टार्ट कर दो, 6 क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन, 6 में 5 ऐड करोगे तो 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इनफिनाइट जब तक बोला जाए, जब तक है जान तब तक करते जाएंगे। 7 + 6 13 सेंटीमीटर, 11 + 6 17 सेंटीमीटर, एंड सो इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। बात समझ में आया है क्या? तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी जब दो मिरर्स पैरेलल हैं तो वैसे होंगे। अब क्या करते हैं, मिरर्स को कुछ एंगल पर इंक्लाइन करते हैं, तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब जो बताऊंगा थोड़ा मुश्किल लगेगा समझने में, लेकिन एक बार अगर ट्रिक समझ जाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब क्या है, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, मिरर्स को पैरेलल रखा था और इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बने थे। अब दो मिरर्स हैं और दो मिरर्स को कुछ एंगल पर रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 90 डिग्रीज पे रख के देखते हैं, फिर धीरे धीरे एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे इसी को। अब यहाँ पर ना कितने नंबर ऑफ रेज, सॉरी कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे वो अपने को क्या करना है, ट्रेस करना है। तुमने लोअर क्लासेस में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा इनकम्प्लीट है, करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कुछ कमियां है उस फॉर्मूला में। तो एक जनरल तरीका देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मिरर 1 है सॉरी, मान लेते हैं ये मिरर 1 है और ये क्या है, मिरर 2। अब अगर मिरर 1 से मैं रेड इमेजेस बनाना स्टार्ट करूं, तो मिरर 1 में क्या होगा, जो रेज है, कुछ रेज ऐसे जाएंगे
कुछ रेज ऐसे आएंगे और कुछ रेज जो होंगे वो इस तरफ आएंगे, ऐसा ही होगा ना। अब इन्फिनाइट लाखों नंबर ऑफ रेज हैं जो ऐसे टकरा टकरा जाएंगे, ऐसे टकरा टकरा जाएंगे, मैं सब नहीं बना सकता, मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ। तो मैंने बोला कि इसमें से कुछ रे इधर आया, कुछ रे इधर आया, सही है ना, एरो सही है, हाँ। अब ये जो रेज हैं जब ये टकराएंगे, ये जो रेज हैं जब ये टकराएंगे तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेज कुछ ऐसा चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसा कुछ तो यहां पर एग्जिस्ट करता नहीं, तो उसको दिखा दे रहे हैं डॉटेड से। रेज आए और टकराकर क्या हो गया, वापस चले गए। अब बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, m1 से जो रिफ्लेक्शन हुआ तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन गया, मान लेते हैं i1। m1 से रिफ्लेक्शन हुआ, एक इमेज बन गया i1, ठीक है। अभी क्या है, ये जो रेज है ना, ये अब यहाँ पे और भी रेज होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रेज है, यहाँ पर और भी रेज होंगे। मान लो रेज ऐसा आता, टकरा के ऐसे चला जाता, लाखों करोड़ों रेज होंगे, ठीक है। उसमें से मैंने एक या दो मैंने ऐसा बना दिया है, रे ऐसा आया होता और टकरा के ऐसे चला गया होता, लेकिन इमेज तो यहीं पे बनता ना। मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है, तो ये इमेज बन गया। अब अगर आप ये रेस देखोगे ना, ये वाले रेस, तो ये रेस क्या है, ये रेस टकरा कर ऐसे जाएंगे, ऐसा कुछ। एकदम ध्यान से देखना है, डायग्राम कैसे बना रहा हूं वो भी देखना है। ये मैंने दिखा दिया डॉटेड से, ऐसे एंड में अगर आप ट्रिक समझ लोगे तो बस वही याद रख लेना, लेकिन फिर भी डायग्राम भी मैटर करता है। अब यहां पर देखो, इस साइड में जो भी सेट ऑफ रेज आए थे वो मैंने मूव करा के उधर भेज दिया, कुछ सेट ऑफ रेज यहां पर गिरेंगे जो टकरा के इधर जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर दिस मिरर M2, ये जो I1 है, I1 जो इमेज था, पहले वाले मिरर का जो इमेज है वो सेकेंड वाले मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये M2 मिरर है और M2 मिरर से जितने सेपरेशन पर, M2 मिरर से जितने सेपरेशन पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने सेपरेशन पर इमेज बनता है क्या, तो यहां कहीं पर ना, यहां कहीं पर क्या हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगा, ऐसा कुछ। और ये जो इमेज बना है वो इमेज किसके कारण बना, यहां पे जो रेज आया था वो रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया है। फिर से, ये तो एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में रे कैसा गया, यहां पर आया, टकरा के ऐसे वापस चला गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये I1 बना। अच्छा, ये जो इमेज बना है ये बोल देते हैं फर्स्ट वाले मिरर का फर्स्ट इमेज था, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल देते हैं सेकंड वाले मिरर का इमेज है। कौन सा इमेज है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है, मेरे को नहीं पता, बस मैं लिख देता हूँ I2 है अभी। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब देखो ये जो रेज है ना, ये वाले रेज, ये तो टकरा के अब M2 को कभी हिट नहीं करने वाले, मतलब ये टकरा के अब स्पेस में खो जाने वाले हैं क्या, तो इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर यहां पर पहला रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद ये भी क्या हो जाने वाले। अच्छा, ये जो इमेज यहां पर फॉर्म हुआ, वो इसके एक रिफ्लेक्शन और इसके एक रिफ्लेक्शन से हुआ ना, मतलब ये जो इमेज फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ वन रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन होने के कारण ये इमेजेस फॉर्म हुए थे I1। अब देखो ये अगर रेज है ना, मान लो ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो टकराने के बाद अब ये लोग स्पेस में खो जाएंगे ना, अब इनसे कोई इमेज फॉर्मेशन का हेल्प नहीं मिलेगा। अब हम सेकंड सेट ऑफ रेज लेते हैं। अब सेकंड सेट ऑफ रेज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, जो रेज होंगे वो इस साइड ऐसे गिरेंगे। अब अगर रेज इस साइड ऐसे गिर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, टकरा के वापस चले जाएंगे सर, बिल्कुल। ये टकरा के वापस चले जाएंगे, टकरा के ऐसे वापस जाएंगे, टकरा के ऐसे वापस चले जाएंगे। फिर से जो एक्चुअल में है ही नहीं उसको गायब कर दो, उसको गायब कर दिया, तो रेज आए और टकरा के ऐसे चले गए। अब बहुत सारे सेट ऑफ रेज इस साइड जाएंगे, ऐसे 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 रेज जाएंगे, और कुछ बना दे, अगर रेज ऐसे गए फिर से टकरा कर ऐसे वापस चले गए, फिर से इनको क्या कर दो, डॉटेड लाइन से दिखा दो। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां पर बना। अब जितने डिस्टेंस पर मिरर से ये ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा सेम हाइट पर, तो यहां कहीं पर इसका इमेज बन गया। मान लो ये क्या है, अब ये सेकंड वाले मिरर का मान लेते हैं पहला इमेज है, क्योंकि पहली बार रिफ्लेक्शन से बन जाएगा।
इसका मतलब ये सेकंड वाले मिरर का सेकंड इमेज था क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कुछ सेट ऑफ रेज इधर गए हैं, कुछ सेट ऑफ रेज इधर भी तो जाएंगे। अगर ये मिरर है तो मिरर से ऑब्जेक्ट से रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगे, तो रेज इधर भी आएंगे। अब देखो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, आपको ध्यान से समझना है। मान लो ये जो रे था ये ऐसे गया, ये जो रे था ये ऐसे गया, ये रे टकरा के क्या हो जाएगा, ये रे टकरा के ऐसा जाने वाला है क्या? कहीं अलग जगह टकरा देते हैं यहाँ की। ये जो रे है वो टकराने के बाद ऐसा कहीं पर जाने वाला है, तो ये ऑब्जेक्ट के कारण I21 इमेज फॉर्म हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ये जो रे आया है ये यहाँ पर थोड़ी रुकेगा, यहाँ से फिर से भागेगा क्या? अब ये यहाँ से भागेगा, मतलब ये क्या करने वाला है, ऐसे कुछ मूव करके जाने वाला है, ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखो, ये जो I21 मेरे पास जो इमेज आया, ये जो I21 मेरे पास जो इमेज आया वो क्या कर रहा है, I21 जो इमेज है वो M1 वाले मिरर के लिए वापस से ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अभी तुम डायग्राम देखो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो तुम क्या करो, अगर तुमको डायग्राम नहीं समझ में आया तो पीछे जाना, रिवर्स जाना और फिर से डायग्राम ऐसे देखना, ठीक है। अभी देखो I21 से जो रे आया, I21 से जो रे आया वो यहां पर क्या होगा, यहां पर M1 मिरर से टक्कर खाने वाला है। अब M1 मिरर से अगर टक्कर खाएगा इसका मतलब क्या है, ये M1 वाले मिरर के लिए ये जो I21 ऑब्जेक्ट है, ये जो I21 जो सॉरी इमेज है वो M1 के लिए वापस से ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो मिरर से जितने ऊपर में ये ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से उतने नीचे में इमेज भी रहेगा क्या? मतलब I21 का एक इमेज जो है वो यहां पर बन जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज भी यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, ये जो रेज आए थे यहाँ पे जाने के बाद खो जाएंगे स्पेस में, और ये जो रेज थे जो यहाँ पर आया फिर यहाँ पर गया वो भी टकरा कर स्पेस में खो जाएंगे। और कोई रिफ्लेक्शन होना बचा है क्या? नहीं। अगर और कोई रिफ्लेक्शन होना नहीं बचा, इसका मतलब इन टोटल में मेरे पास 4 इमेजेस फॉर्म हुए क्या? पहला इमेज, दूसरा इमेज और तीसरा इमेज। यहाँ पर 2 इमेजेस कॉन्साइड कर रहे हैं, सेकंड वाले मिरर का सेकंड इमेज, फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज, ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर, कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कितने इमेज बने? 4 इमेज बने। अब मैं आपको ना एक बार वापस से पीछे ले जाके फिर से दिखाना स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके मैं रे डायग्राम फिर से बनाऊंगा और मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने बनाया था। देखो स्टार्ट करते हैं, हमने क्या किया था, M2 M1 दो मिरर लिया था। अब इसमें रेस प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला रे ऐसा लिया जो मिरर M1 पर ऐसे गिरने वाला है, ठीक है। सेकंड रे ऐसा लिया जो इधर गिरने वाला है। अब इनका मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म किया। फिर देखो अब ये रे आया टकरा के उधर चला गया तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ, इसको डॉटेड कर दिया। फिर एक और रे मैंने दिखा दिया था, ठीक है, इसको भी डॉटेड किया होगा, डॉटेड किया। अब इस साइड के सारे रेस के बारे में मैंने बात कर लिया, अब इस साइड के रेस के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये साइड रे गया, रिफ्लेक्शन होके इधर आएगा तो इधर I1 में एक इमेज बन गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट का M1 के कारण एक इमेज बन गया I1, ठीक है। अभी अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो I1 जो है वो M2 वाले मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है क्योंकि रे ऐसे जा रहे हैं। तो अगर I1 जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है M2 के लिए, तो M2 क्या करेगा, उसका एक इमेज बनाएगा। तो जितने दूरी पर मिरर से ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बनेगा, सेम लाइन पर बनता है। ये सब मैंने पहले बता दिया है, तो छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद मैंने इस तरह का इमेज बना दिया, देखो। तो ये क्या हो गया, M2 के कारण मैंने एक इमेज बना दिया। अब I1 जो था इट विल बिहेव, I1 वाज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2 मिरर, तो एक इमेज बन गया यहाँ पर। फिर देखो अब I2 जो है वो इमेज बन गया। अब इसको एक रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि एक रिफ्लेक्शन से बना है। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूं वो सेट ऑफ रेज, अब मैंने वो सारे सेट ऑफ रेज जो M1 पर डायरेक्टली गिरते हैं उनके बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं वो सेट ऑफ रेज जो M2 पर डायरेक्टली गिरेंगे। तो M2 पर डायरेक्टली गिरेंगे तो देखो अगर ये ऐसा रे आया, ऐसा रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा तो M2 का क्या, M2 के कारण यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगा क्या इस ऑब्जेक्ट का, तो एक इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। अच्छा फिर
अब यहाँ पर क्या है, अब ये इधर इस साइड में जितने सेट ऑफ रेज गए वो स्पेस में गायब हो गए। अब दूसरे सेट ऑफ रेज के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो सेट ऑफ रे ऐसा है, टकरा के ऐसा जाएगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, I21 पर एक इमेज फॉर्म हो गया इस ऑब्जेक्ट का। अब ये जो I21 इमेज है सेकंड वाले मिरर का, वो M1 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पर आके ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा आ गया। अब इसके कारण क्या कर देंगे, इमेज प्लॉट कर देंगे, तो I22 एक और इमेज फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया था, इमेज फॉर्म किया था। अब जब भी मिरर्स कुछ एंगल पर होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इमेज जो होता है, इमेजेस इस तरह के फॉर्मेशन होते हैं। अब कुछ बातें जो है ना, जो यहाँ पे समझने की है, जिस हम क्या करेंगे, एक नोट डिराइव करेंगे, ट्रिक डिराइव करेंगे। अब बार बार ऐसे रे डायग्राम नहीं करेंगे। मान लो अभी तो 90 डिग्री था, चलो सर आसानी से बना लिया, 60 होता, 30 होता, 120 होता, 70 होता, अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, अगर इसको, या यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये ओरिजिन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने बनाया ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और इसका अगर यहां से यहां का डिस्टेंस a है और यहां से यहां का डिस्टेंस भी a है, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, a√2 होगा क्या, बिल्कुल सर a√2 है। अच्छा, उसी तरह यहां से यहां का डिस्टेंस a और यहां से यहां का डिस्टेंस a, मतलब ये भी a√2 पे है। हाँ सर, इसका मतलब जितने भी इमेजेस बने हैं उन सबका जो सेपरेशन है वो मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम है क्या। तो अगर मैं बोलूं कि मैं इसको मान लूं रेडियस, अगर मैं मान लूं इसको रेडियस, ये मेरा रेडियस है, इसको रेडियस मान के अगर मैं सर्कल में घूम जाऊं, इसको रेडियस मान के अगर मैं सर्कल में घूम जाऊं, ये सर्कल अच्छा नहीं बनेगा लेकिन अच्छा सर्कल बनाना है, इसको रेडियस मान के अगर मैं सर्कल में ऐसे घूम जाऊं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है और जितने भी इमेजेस बने वो इस सर्कल पे लाई करना स्टार्ट कर देंगे क्या। जितने भी ऑब्जेक्ट है और जितने जो भी इमेजेस है वो सर्कल पे लाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और क्या हो रहा है सर, और जो है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास सारे के सारे इमेजेस इस सर्कल पर आने स्टार्ट हो गए, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस ऑब्जेक्ट और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन और ऑब्जेक्ट का जो दूरी उसके बराबर आ रहा है क्या। हाँ सर। अब ये तो चलो सर समझ में आ गया कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब क्या करने वाले हैं, सर्कल पे लाई करने वाले हैं। कितने इमेजेस बने यहाँ पर, 3 बन रहे हैं सर। अब कैसे हम पता करेंगे सर कि कितने इमेजेस बनेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, रे डायग्राम पर वापस पीछे जाते हैं और आपको वहां से आइडेंटिफाई करके बताते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, यही तो डायग्राम गिवन था ना, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पहले एक तो देखो डायरेक्टली इमेज कैसे बनाएंगे, अगर ये M1 ऑब्जेक्ट है, अगर सॉरी M1 मिरर है, तो M1 का के कारण एक इमेज यहाँ पे बना दो, ठीक है, ये बन गया। फिर अगर M2 मिरर है तो M2 के कारण एक इमेज यहाँ पे बना दो, ये तो डायरेक्टली बन जाएगा ना, अनडाउटेडली। इसका मतलब क्या है कि जो पहला मेरे पास इमेज बन रहा है, जो पहला मेरे पास इमेज बन रहा है, एकदम ध्यान से देखना, देखो ये ए था, ये ए था, मतलब ये जो एंगल है, अगर ये 45 डिग्रीज पे है, M1 मिरर से अगर जो ऑब्जेक्ट है, M1 मिरर से जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 45 डिग्रीज पर है, तो M1 मिरर से इमेज भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्रीज पर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। और अभी हमने देखा भी था कि वो सब क्या है, वो सब एक सर्कल में फॉर्म कर रहे हैं, अभी समझ में भी आ जाएगा। अब देखो M1 मिरर से जो पहला इमेज बना वो 45 डिग्री एंगल पर है, फिर से अगर ये एंगल भी 45 है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो M2 मिरर से 45 डिग्री के एंगल पर है, तो फिर से जो इमेज बनना चाहिए, वो क्या होगा, फिर से जो इमेज बनना चाहिए वो 45 डिग्रीज पर होना चाहिए, है सर। देखो क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितना यहां से यहां डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम चाहिए ना अपने को। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस सेम चाहिए, ये भी 45 है, ये 45 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा। बिल्कुल से समझ में आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट वाले मिरर का फर्स्ट इमेज है, सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज है। अच्छा, ये जो सेकंड वाले मिरर, ये जो मेरे पास फर्स्ट वाले मिरर का फर्स्ट इमेज जो है वो
सेकंड वाले मिरर के सेकंड इमेज का कारण होगा क्या? अभी मैंने ऐसा पढ़ाया था, अभी प्लेन मिरर में ऐसा बताया था ना मैंने, ये जो फर्स्ट वाले मिरर का पहला इमेज जो है वो सेकंड वाले मिरर का सेकंड इमेज का कारण होगा क्या? बिल्कुल सर। अभी ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास ये M2 मिरर है और इट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहां से यहां अगर आप देखोगे, अगर यहां से यहां ये 45 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइंड है, अगर ये 45 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइंड होता तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 45 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी होना चाहिए। तो ये 45 तो ये भी 45 होना चाहिए। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर देखो, तो ये मेरे पास क्या हो गया? सेकंड वाले मिरर का सेकंड इमेज बन गया मेरे पास। फिर से सेकंड वाले मिरर का फर्स्ट इमेज जो है वो फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज का कारण है क्या? हाँ सर। तो अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, अलग कलर यूज कर लेते हैं, ऐसे मिरर को एक्सटेंड कर दूं, अभी देखो मिरर से ये जो मिरर है ये मेरे पास I2 मिरर से कितना एंगल पर है? मिरर से 45 डिग्री एंगल पर है क्या? मिरर से अगर 45 डिग्री एंगल पर होगा तो जो इमेज होगा वो भी 45 डिग्री पर बनना चाहिए। इस तरह से बन जाएगा क्या? तो इस तरह से 4 इमेज बन रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? सर अपने को नहीं समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेंगे ना, यही इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, तब शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज कर लेना, नोट कर लेना, जैसे जैसे मैं बनाया वैसे बना लो। एक और डायग्राम बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, ऐसा बोला गया है कि दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्रीज का है। दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज का है, ये बता दिया गया है। और उनके एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या किया है? बीच में ऐसे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। इनके एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या कर दिया? बीच में एंगल प्लेस कर दिया। अब मेरे को इतना तो जरूर पता है कि जितने भी इमेजेस बनेंगे वो क्या होंगे? एक ऐसे सर्कल में लाई करने वाले हैं। ये तो मेरे को सर अभी समझ में आ गया था कि जितने भी इमेज बनेंगे वो एक सर्कल में लाई करने वाले हैं, और जिनका सेपरेशन सेंटर से उतना ही होगा जो ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सही है सर। अभी ध्यान से देखना, इमेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है। M1 के अगर आप देखोगे तो M1 के लिए जो पहला इमेज बना वो 30 डिग्री पे बना है क्या? M1 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री पे है। मतलब जो पहला इमेज बनेगा ना, जो पहला इमेज बनेगा वो भी कहां पर बनना चाहिए? यहां से 30 डिग्री के एंगल पर बनना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिर से इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। डायग्राम बनते वक्त ही समझ में आएगा, डायग्राम बनाने के बाद नहीं समझ में आएगा, तो एकदम ध्यान से देखना। देखो, अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं बात करूं इमेज का, M1 से अगर ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगल पर है, मतलब जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा? 30 डिग्री एंगल पर ऐसा होगा। यहां कहीं पर सर्कल गलत बन गया, फिर सर्कल गलत बन गया है, कोई बात नहीं, सर्कल बाद में ठीक कर लेंगे। ये मान लो हमारे पास इतने दूरी पर, अगर मिरर से इतने दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो मिरर से इतनी दूरी पर हमने इमेज बना दिया, तो फर्स्ट वाले मिरर का फर्स्ट इमेज। बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। अच्छा, फिर यहां पर देखो, अगर यहां से सेकंड वाले मिरर से अगर ये 30 डिग्री पर है तो मिरर से 30 डिग्री पर क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। अब जितने दूरी पर ये है, परपेंडिकुलर है ना ये, हाँ, जितने दूरी पर ये है मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर भी होगा। ऐसा कुछ होगा। यहां से जितना डिस्टेंस, यहां से उतना ही डिस्टेंस, यहां से जितना डिस्टेंस वहां से उतना ही डिस्टेंस, तो यहां से जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? सेकंड वाले मिरर का पहला इमेज हो गया कितने डिग्री में? 30 डिग्री के एंगल पर। अभी सेकंड वाले मिरर का जो पहला इमेज है, सेकंड वाले मिरर का जो पहला इमेज है वो फर्स्ट वाले मिरर के सेकंड वाले का कारण होगा क्या? अभी मैंने ऐसा कुछ समझा दिया था। तो अगर आप देखोगे तो देखो, ये मिरर है M1, ये मिरर है, और ये मिरर से कितने डिग्री के एंगल पर है? ये मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर है ना। अगर मिरर से ये 90 डिग्री के एंगल पर है तो मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर ही क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। मतलब I21 के कारण यहां पर क्या होने वाला है? एक इमेज फॉर्म होने वाला है।
ठीक है। अब यहाँ से जितने दूरी पर होता, यहाँ पे जितने दूरी पर है वहां पर क्या होगा, इतनी दूरी पर होगा। ये 90 डिग्री हटा दो, यहाँ कहीं पर ये फॉर्म होने वाला है। तो ये मेरे पास फर्स्ट वाले मिरर का सेकंड इमेज बन गया। बिल्कुल सर सही है। अभी देखो फर्स्ट वाले मिरर का जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट वाले मिरर का जो फर्स्ट इमेज है वो सेकंड वाले मिरर के सेकंड वाले का कारण होगा क्या? बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखना, ये सेकंड वाला मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 30, मतलब 90 डिग्री पर है क्या? तो अगर इतना 90 है तो यहाँ कहीं 90 पर अपने को क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहां से ये मिरर है, मिरर से जब 90 डिग्री जाएंगे तो अपने को ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये मेरे को मिल गया सेकंड वाले मिरर का सेकंड इमेज। फिर से, अब सेकंड वाले मिरर का जो सेकंड इमेज है वो फर्स्ट वाले मिरर के थर्ड इमेज का कारण होगा क्या? हाँ सर, अभी देखा था हमने। तो अगर I22 और इसके बीच का एंगल देखोगे, देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल ये पूरा 60 डिग्री था क्या? देखो ये 30 है अगर, तो ये भी 30 होता ना। तो अगर M1 से ये 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 30 डिग्री के एंगल पर कुछ ऐसे इंक्लिनेशन पर होना चाहिए। तो जितने दूरी पर ये है उतनी दूरी पर यहाँ कहीं पर होगा, ऐसा कुछ होगा ये। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट वाले मिरर का थर्ड इमेज। बिल्कुल समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आ रहा है। फिर से, फर्स्ट वाले मिरर का जो सेकंड इमेज है, फर्स्ट वाले मिरर का जो सेकंड इमेज है वो सेकंड वाले मिरर के थर्ड का कारण होगा क्या? देखो अगर स्टार्टिंग से तुमको नहीं समझ में आया तो ये सब सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट करने वाला है और तुमको और कुछ नहीं होने वाला। अब यहां से देखो, ये मेरा पहला मिरर, इसका ये मेरे पास फर्स्ट वाले मिरर का जो सेकंड इमेज है वो सेकंड वाले के थर्ड का कारण है। अच्छा, अब फर्स्ट वाला मिरर, ये मेरे पास मिरर हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, अगर मैं इस मिरर को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ये जो मिरर था सेकंड वाले मिरर को अगर मैं ऐसा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो कितने एंगल पर है ये? अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना एंगल पर है? ये 30 है, ये 30 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये यहां से 30 डिग्री के एंगल पर है, अगर मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर है तो मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे बनेगा क्या? मतलब ये यहाँ कहीं पे बन जाएगा सेकंड वाले मिरर का थर्ड इमेज। मतलब I13 फर्स्ट वाले मिरर का थर्ड इमेज और सेकंड वाले मिरर का थर्ड इमेज एक्चुअल में कोइंसाइड कर रहा है। और ये सबको जब आप ज्वाइन करोगे ना, ये सबको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये सब कहाँ पे लाई करने वाले? एक सर्कल पे लाई करने वाले। अब लोग इसे बार बार ऐसा करेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे वो देखो, बार बार क्या करेंगे वो देखो। यहाँ पर लिखना है M1, यहाँ पे लिखना है M2, शायद समझ में आ जाए। M1 के कारण जो पहला इमेज बना वो 30 डिग्री पे बना, M2 के कारण भी जो पहला इमेज बना वो 30 डिग्री पे बना। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है दोनों मिरर्स के बीच में? जब पैरेलल वाला देखते थे तो दोनों के बीच का लेंथ देखते थे क्या? जब कुछ एंगल्स पर इंक्लाइंड होंगे ना तो दोनों के बीच का एंगल देखो 60 पर है क्या? तो इसमें भी 60 ऐड कर दो, इसमें भी 60 ऐड कर दो। अब जब 30 पे 60 ऐड करोगे 90 हुआ, इसमें भी ऐड किया 90 हुआ ना। देखो 90 पर ही था, फर्स्ट वाले मिरर से 90 पर सेकंड वाले का फर्स्ट जो इमेज है, फर्स्ट वाले से 90 डिग्री पर फर्स्ट वाले का सेकंड है, फिर सेकंड मिरर से 90 डिग्री पर सेकंड वाले का सेकंड है, फिर से 60 ऐड कर दो, 150 है सर। देखो अगर ये एंगल 30 डिग्री का आया है तो ये कितना है? 150 है ना पूरा, ये पूरा एंगल 150 है, आ रहा है। अब हमेशा याद रखना ये सब कब तक चलने चाहिए? ये सब तब तक चलना चाहिए जब तक सम जो है वो 180 से कम है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जैसे ही तुम 180 से ज्यादा क्रॉस कर जाओगे ना तुम मिरर के पीछे चले जाओगे। जैसे ये मिरर है मेरा, ये मिरर है, अगर तुम मिरर के पीछे आ गए तो अब ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकता है क्या? नहीं। तो हमेशा कोशिश करना है कि कितना का मैक्सिमम रोटेशन हो सकता है? 180 का। तो अगर ऐड करने पर 180 से ज्यादा जा रहे हैं तो छोड़ दो वहां। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कितने इमेजेस बने, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि इसके बाद जैसे ही 60 ऐड करोगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 210 नॉट अलाउड। 180 से कम वाला अलाउड है, 180 से ज्यादा तो अलाउड ही नहीं। मतलब जो आंसर है वो यहीं तक आ गया। अब एक्चुअल में कितने इमेजेस बने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो ऑब्जेक्ट था भाई साहब, 1 2, किसी की शादी हो रही है, 3 4 5, एक्चुअल में 5 बने ना। यहाँ सर यहाँ तो 6 आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे? आखिरी वाला इमेज अगर देखोगे ना तो कॉन्साइड कर रहा है। बोले सर मेरे को कैसे पता कि आखिरी वाला इमेज कॉन्साइड कर रहा है? आपने तो डायग्राम बनाया था इसलिए आपको पता चल रहा है। तो उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? आप क्या करो, आखिरी वाले पोजीशंस को ऐड कर लो, आखिरी वाले पोजीशंस को ऐड कर लो और मिरर के बीच का जो सेपरेशन उसको ऐड करो। ये ट्रिक है भाई, ये मैंने नहीं बनाया, बनाया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैंने भी याद किया था।
अगर आखिरी वाले इमेजेस का पोजीशन और मिरर के बीच के का जो एंगल है उन सब का समेशन 360 आ गया, इसका मतलब फाइनल इमेजेस जो होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो कितने इमेजेस बन गए, ये 4 और ये दोनों कोइंसाइड कर गए, तो टोटल 5 इमेज। आया क्या समझ में? अगर नहीं समझ में आया ये ट्रिक, तो अभी देखो 90 डिग्री वाला तुमने एग्जांपल अभी देखा था ना, 90 डिग्री वाला जो एग्जांपल था मैंने भी आपको बताया था, 90 डिग्री वाले में कितने इमेज आया था, तो देखा वहां पे 3 इमेजेस आया था। देख लेते हैं सर, M1 M2 90 में बना पहला, दूसरा 180 और ये 180। बात समझ में आ रहा है? अभी देखो 1 2, इसके आगे जाने का कोई सेंस नहीं है। और ये जो तीसरा वाला है 180 180, अब यहाँ पर इमेज का एंगल जो है वो कंसिडर करोगे तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन 180 180 ये बाकी सब जगह ट्रिक पे काम कर जाएगा, ये एक्सेप्शन है। 90 90 यहाँ पर 2 और ये 80 80 360 आ गया, 360 आ गया, मतलब यहीं पर क्या हो गया, अपना इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो फाइनल इमेज कॉन्साइड हो गया। एक और एंगल मैं बता देता हूँ तो शायद तसल्ली हो जाए। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मिरर ऐसा है, मान लो, अब इसके अलावा तुमने और कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, जैसे तुमने शायद पढ़ा होगा 180 माइनस n माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा अगर n का वैल्यू तुमने यहाँ पर मान लो, ये एंगल होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा कि 60 डिग्री के एंगल पर कितने इमेज बन रहे थे, यहाँ पे 6 रखते अगर, तो ये हो जाता 6, यहाँ पे हो जाता एंगल 60 अगर रखा, n ये फॉर्मूला है ना 180 बाई n यहाँ पे एंगल होता है ना 60, तो 1 और ये 3, नहीं फॉर्मूला क्या था यार, फॉर्मूला भूल गया मैं, 360 होता है शायद, 360 होता है सर, 360 अपॉन n माइनस 1। अब n दोनों के बीच में कितना है 60, कैंसिल करोगे 6 6 माइनस 1 5 बन रहा था, समझ में आ रहा था। लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा जब दोनों के बीच में एंगल आप थोड़ा अजीब सा ले लोगे 70 डिग्री। अब ये फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला जो बुक्स में लिखा रहता है 9 10th के लिए बहुत सही है। अब जो कंसेप्ट आएगा उसमें क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। हो सकता है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन एंड रिजल्ट तो यही याद रखना है भाई साहब। जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो ये बोला गया है कि 2 मिरर्स थे, अब ये जो तरीका मैंने बताया ना वो किसी भी अजीबो गरीब क्वेश्चन में काम आ जाएगा। ऐसा है, मान लो ये एंगल है मान लेते हैं 40 डिग्री का, और ये एंगल है मान लेते हैं 30 डिग्री का। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। 70 डिग्री, जो फॉर्मूला पढ़े होंगे वो तो गायब हो जाएंगे भाई, खत्म। अब लिख दो यहाँ पर M1, यहाँ पे लिख दो M2। M1 के कारण पहला इमेज कहाँ पर बनता, तो 40 डिग्री पे बनता सर। M2 के कारण कहाँ बनता सर, तो 30 डिग्री बनता। दोनों के बीच का गैप कितना है, 70 डिग्री का है सर। तो 70 70 ऐड करना स्टार्ट कर दो। जब 70 ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 70 ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा, इसमें जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180, नहीं सॉरी, ये 100 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 170, और ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा 180। बात समझ में आ रहा है? तो कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। अब आखिरी वाला अगर देखोगे तो 180 और 70, 180 और 70, अब सम करने पर और एंगल को ऐड करने पर ये क्या हो रहा है, अच्छा ये 180 पर अगर है ना, जैसे ऐसा देखो, अगर मिरर ये है और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इसका कोई इमेज बनेगा क्या? सारे रेज तो ऐसे चले जाएंगे ना। तो 180 वाला भी काउंट मत करना, क्योंकि 180 अगर एग्जैक्टली 180 पर है तभी तो नहीं बना ना। अगर एग्जैक्टली 180 पर है बनेगा क्या? तो 180 पर भी बन जाएगा, 90 वाला भी बना था ना, यहाँ पर है, यहाँ पर तो 90 90 90 नहीं 180 पे भी बनेगा भाई साहब, बनेगा सॉरी बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 180, अब लास्ट में चेक करना है कि कॉन्साइड करेगा कि नहीं। तो 180 प्लस 170 प्लस दोनों के बीच का गैप 70, ये 360 तो नहीं आ रहा, मतलब आखिरी वाले जो इमेजेस है वो कॉन्साइड नहीं करेंगे। तो टोटल कितने इमेजेस बनेंगे, 6 इमेजेस बनेंगे। तो इस तरह से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आ सकते हैं। करना यही है, क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल लिख लेना, पहला जो इमेज फॉर्म होगा वो लिख लेना, फिर दोनों के बीच के जो गैप्स हैं उनको ऐड करते चले जाना। और कब तक ऐड करना है, जब तक 180 से कम है तब तक। जैसे 180 से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए रुक जाओ वहीं पे, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आखिरी वाला इमेज कॉन्साइड करेगा नहीं करेगा वो चेक करने के लिए क्या करोगे, वो चेक करने के लिए अगर दोनों के बीच का जो फाइनल पोजीशन आया और मिरर के बीच का जो एंगल है इन सब का सम
अगर इक्वल हो जाए 360 का, इक्वल 360 से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तब कोई काम नहीं होगा। 360 के बराबर अगर हो गया तो फाइनल इमेज कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये ट्रिक है जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्या किया, प्लेन मिरर खत्म किया है। प्लेन मिरर में भरपूर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से, मतलब कल से ही, मैंने एक पल का तुमको अचानक अब तो देना नहीं है, हर दिन लेक्चर अपलोड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, मतलब कल वाले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।